तो नमस्कार सभी किसान साथियों को। आज हमारा पार्ट है सेकंड जीरो बजट खेती का। कल हम लोगों ने 5-6 तरीके पढ़े थे कि किसान है वो गरीब क्यों रह गया था पुराने टाइम के अंदर। और आप लोगों का स्वागत है मेरे चैनल के अंदर, राहुल विद लर्निंग के अंदर। तो हम नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। एक बात मैंने आज ये देखी है कि कोई बढ़िया चीज़ के पीछे आजकल दुनिया में कोई नहीं भाग रहा। हर कोई चाह रहा है कि हमें शॉर्ट टाइम में कुछ चीज़ मिल जाए, कुछ नॉलेज मिल जाए। तो शॉर्ट टाइम वो काम नहीं आती, हमेशा लॉन्ग टाइम में काम आता है। तो अच्छे से पढ़ो, अच्छे से नॉलेज लो। तो आज अपने चलते हैं डायरेक्ट वहाँ पे जहाँ पे अपने को जाना चाहिए। हमने कल इसके सिलेबस के बारे में डिस्कस नहीं किया था। पहले किसान की स्थिति, किसान क्यों बर्बाद हुए हैं, और किसान क्यों बर्बाद हुए, कृषि की व्यवस्था का स्वदेशीकरण कैसे किया जाए, भूमि का सशक्तिकरण कैसे बनाए, सशक्त कैसे बनाए भूमि को, संपूर्ण सात्विक खाद कैसे बनाए, 32 नंबर के ऊपर है। हम खाद बनाना भी सीखेंगे इसके अंदर। गौशाला और पंचगव्य का उत्पादों का उपयोग, जैविक कीटनाशक, ठीक है, और जैविक कीटनाशक की विधियाँ बनाने की, जैविक खाद कैसे बनाएं, वनौषधि कैसे बनाएं, गौ चिकित्सा शास्त्र भी पढ़ेंगे इसके अंदर। तो हम लोग पढ़ रहे थे कि उसके 5-6 तरीके थे, ठीक है। यहाँ था मैं भी नहीं, नीचे है। बर्बादी के विभिन्न कारण। पहुंच चुके हैं अपने। तो हम लोगों ने वो 5-6 टाइप पढ़ लिए थे कि टैक्स लगाया था, और भूमि का एक्ट आया था, और गऊओं को मारना काटना स्टार्ट कर दिया था, किसानों को 50% टैक्स लग गया था, दूसरे गांव में नहीं बेच सकते थे, नए नए तरीके। अब आगे देखते हैं। अब देखो, यहाँ से करते हैं स्टार्ट यहाँ, ठीक है। अंग्रेजों की सरकार जो थी का क्या रस था नील की खेती करवाने में। उन्हें क्या मज़ा थोड़ी आता था, नील की खेती होती थी ना पहले। अंग्रेज़ों को नील की ज़रूरत थी। यूरोप में नील बहुत बिकता था और अंग्रेज़ों ने अपने बाज़ार में नील बहुत बिकता था। और दूसरी मुश्किल यह थी कि नील की खेती करने में खेती बहुत बर्बाद होती थी, बहुत ज़्यादा। यानी एक बार अगर नील उगा दिया तो वहाँ की जो ज़मीन है वो लगभग बंजर जैसी हो जाती थी। फिर क्या, अंग्रेज़ों को नील चाहिए थी और यूरोप के बाज़ार में बेचने के लिए, उस नील को पैदा करने के लिए भारत वालों से काम करवाया करते थे वो। अब गांधी जी ने जो पहला सत्याग्रह किया था वो चंपारण के प्रवास में जो सत्याग्रह इसी सवाल को लेकर था कि अंग्रेज़ों की सरकार ज़बरदस्ती किसानों से नील की खेती करवाती थी। और गांधी जी कहा करते थे कि यह सबसे बड़ी हिंसा है। किसान की मर्जी के खिलाफ ज़बरदस्ती उसे किसी फसल को पैदा करने के लिए कहा जाए तो गांधी जी कहा करते थे वे कि यह हिंसा है। तो इसलिए चंपारण का सत्याग्रह करना पड़ा। और महात्मा गांधी जी ऐसे ही अंग्रेज़ों की सरकार में ने मालवा के इलाके में किसान को मार पीट कर ज़बरदस्ती उनसे अफ़ीम की खेती करवाना शुरू किया। अब नील तक तो ठीक था, लेकिन अब अफ़ीम पे आ गए थे। और यह जो किसान क्या कर रहे थे, हमारे देश में बहुत बदनाम है मालवा का क्षेत्र अफ़ीम के लिए। एवं यह हमारे अक्सर यह कहा जाता है कि मालवा के किसान सबसे ज़्यादा अफ़ीम पैदा करते हैं। उसके बाद में आगे बात करते हैं अपने कि असली कहानी क्या थी भी आगे। जो अफ़ीम पैदा करवाने का किस्सा है वह अंग्रेज़ों का शुरू किया हुआ है। हमारे देश में अंग्रेज़ के आने से पहले अफ़ीम की खेती नहीं होती थी। अरे वाह यार, ये तो मुझे पता चला आज। और होगी तो कहीं छुटपुट थी, बड़े पैमाने पर नहीं थी। लेकिन अंग्रेज़ों की सरकार ने मालवा के किसानों को मार पीट कर ज़बरदस्ती उन पर अत्याचार कर अफ़ीम की खेती करवाना स्टार्ट किया। और बाद में अंग्रेज़ों की सरकार ने एक कानून बनाया। और जब यहाँ अकाल पड़ना शुरू हुआ तो अनाज के उत्पादन में या ज़्यादा कमी आ गई, तो अंग्रेज़ों की सरकार जो लगान
वसूलती थी वो लगान में भी कमी आने लगी। यानी सीधी सी बात है, प्रोडक्शन नहीं होगा तो ऑटोमेटिकली लगान कहाँ से दे देंगे, क्योंकि अनाज का उत्पादन कम हुआ तो लगान मिलना कम हो गया। अंग्रेज़ों की सरकार ने फिर और ज़्यादा अत्याचार करना किसानों के ऊपर शुरू कर दिया। वह एक बार जो अंग्रेज़ों की सरकार ने इस कदर अत्याचार किया कि भारत के किसान पर, आपको याद होगा 1939 में दूसरा विश्व युद्ध जब शुरू हुआ था, तो इस दूसरे विश्व युद्ध में जब अंग्रेज़ों की सरकार फंसी युद्ध करने के लिए, तो अंग्रेज़ों की सेना के लिए भोजन भारत से भेजा गया था। अनाज भारत से भेजा जाता था और गोमांस भारत से भेजा जाता था। दूसरे विश्व युद्ध की काफ़ी चर्चा भारत के किसानों को बर्दाश्त करना पड़ा था। दूसरे विश्व युद्ध के समय अंग्रेज़ों की सरकार ने एक तो किसानों पर टैक्स और बढ़ा दिया और लगान और ज़्यादा बढ़ा दिया, और भारत के उद्योगों पर टैक्स बढ़ा दिया, और भारत के उद्योगों पर ज़्यादा से ज़्यादा उद्योगों पर टैक्स बढ़ा दिया। भारत के उद्योगों पर ज़्यादा से ज़्यादा भारत के उद्योगों से रेवेन्यू कलेक्शन हो सके, युद्ध के लिए ऐसी व्यवस्थाएं बनाई गई जिससे कि एक तरफ का भोजन, जो भारत का अनाज, जो भारत के गाय का कत्ल करने और मांस करने फौज को मिल सके और लगातार व्यवस्था बनी रहे। आप जानते हैं कि जब भारत, भाई ये क्या कर दिया हमने, तो आप जानते हैं कि भारत का अनाज अंग्रेज़ों की फ़ौज को जाने लगा, और पहले से ही इस देश में अन्न उत्पादन की काफ़ी कमी आ चुकी थी। फिर जो कुछ बचा हुआ अन्न था वो अंग्रेज़ों ने यहाँ से बाहर भेजना शुरू किया और अपने देश में बेचना शुरू कर दिया, तो फिर अनाज की कमी ज़्यादा हो गई। अपने बात करते हैं कमी ज़्यादा हो गई। कहाँ हो गया था, अनाज की कमी हुई, ज़्यादा हो गई, और अंग्रेज़ों ने एक कानून बना दिया। वो कानून था राशन कार्ड का कानून, जो कि आज इस देश में चलता है, तो अंग्रेज़ों ने बनाए थे। आप में से बहुत सारे लोग नहीं जानते कि राशन कार्ड क्यों चलाए गए थे। हम सबके घर में राशन कार्ड तो है, लेकिन राशन कार्ड क्यों चलाया गया था ये नहीं पता अपने को। अंग्रेज़ों ने क्यों शुरू किया था वह यह कानून, यह बहुत कम लोगों को जानते। 1939 के साल में अंग्रेज़ों ने राशन कार्ड का कानून बनाया और भोजन और अनाज पर उन्होंने राशनिंग की व्यवस्था शुरू करवाई, क्योंकि यहाँ का अनाज, यहाँ का भोजन इंग्लैंड चला जाता था और यहाँ के लोगों को भूखमरी की हालत का सामना करना पड़ता है। यानी सीधी सी बात है, जो लाल बहादुर शास्त्री जी ने एक दिन का व्रत रखवाया था, अगर ये हमारे इंडिया में अंग्रेज ये व्यवस्था खराब न करते तो हमारे देश को कभी भी भूखमरी का सामना नहीं करना पड़ता। यानी हमारे पास जो एंशियंट मॉडर्न जो टेक्नोलॉजी थी नेचुरल फार्मिंग की, वो इतनी थी कि अगर हम उसके बेसिस पे खेती करें तो हमारा देश कभी भूखा न मरे, इतना प्रोडक्शन हो जाता था। ठीक, आगे देखते हैं कि तो भारत के लोगों को भूखमरी का हालत का सामना करते हुए लोग जब मरते थे, तो अंग्रेज़ों की सरकार ने लोगों को थोड़ा तसल्ली देने के लिए कानून बना दिया कि राशन कार्ड आप ले लो। अंग्रेज़ों की सरकार से, और जिस व्यक्ति के पास राशन कार्ड होगा उसको सस्ते दाम पर अनाज मिल सकेगा। तो जिन लोगों ने राशन कार्ड बनवाए, अंग्रेज़ों की सरकार के ऑफिस में जाकर घूस देकर, रिश्वत देकर, भ्रष्टाचार करके उन लोगों को सिर्फ अनाज मिलता था, सस्ता नहीं, सिर्फ अनाज मिलता था, ताकि लोगों को अनाज मिल न पाता था। और इस तरह के अत्याचार कानून, इस तरह की व्यवस्था अंग्रेज़ों ने शुरू की थी। अब बात करते हैं स्वदेशीकरण। तो बताओ इसे स्टार्ट करें या फिर अपने चलते हैं डायरेक्ट। ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, इसको कंप्लीट करते हैं। भारतीय ग्राम समाज में मिलने वाले गोबर, गोमूत्र व अन्य जैविक पदार्थों से सेंद्रीय खाद बनाना, यानी कंसंट्रेटेड मैन्यूर बनाना, फर्टिलाइज़र कारखानों और सहूलियत व सब्सिडी मिलती थी और वह बंद होनी चाहिए। पिछले 50 सालों में रासायनिक फर्टिलाइज़र का प्रोत्साहन करके सरकार ने भारत की खेती पर भारी नुकसान किया है। वह हमें इस बात का पूरा अनुभव मिल चुका है कि रासायनिक खाद आगे चल कर के लंबे समय के लिए नुकसानदेह है और वे ज़मीन की उर्वरा शक्ति को ख़त्म कर सकती है।
इसलिए ज़्यादा खाद डालते हुए प्रति एकड़ उत्पादन कम हो रहा है। वह इसलिए बदले हमारा गोबर खाद, सेंद्रीय खाद उत्तम है। एवं यह साबित हो चुका है कि इसलिए रासायनिक खादों को भी किसी भी प्रकार का प्रोत्साहन नहीं मिलना चाहिए। सेंद्रीय खाद को तमाम प्रकार के प्रोत्साहन मिलने चाहिए। वे ताज़ा तरीन शोधों के मुताबिक 1 किलो गोबर में से 30 से 35 किलो जितना ही गुणकारी सेंद्रीय खाद बन सकता है गोबर से। इस तरह के तमाम ग्रामवासियों का अवकाश के समय सेंद्रीय खाद बनाने में लगाया जाए तो भारत के सेंद्रीय खाद के अत्यंत उपयोग में समृद्ध हो सकती है। साथ ही इन जमीन की उर्वरता भी खूब बढ़ जाएगी। वह प्रति एकड़ उत्पादन पूरे विश्व में हम उत्तम ले सकते हैं। वह इसकी बड़ी संभावना हमारे देश में, परंतु उसका उपयोग किया नहीं जाता। ऐसा करने के लिए रासायनिक खाद के ऊपर प्रतिबंध होना चाहिए। वह 1 किलो गोबर से 30 किलो सेंद्रीय खाद बनाने की पद्धति का खूब जोर शोर से 1 किलो गोबर से 30 किलो प्रचार, ऐसी खाद करोड़ों और अरबों टनों की व्यवस्था करना जरूरी है। भारतीय ग्राम्य समाज के उपलब्ध गोमूत्र, नीम व दूसरी वनस्पतियों का उपयोग करके कुदरती कीटनाशक दवाएं बनाए सकते हैं। वह वही खेती में उपयोग किया जा सकता है। पेस्टिसाइड के कारखानों पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए। आधुनिक खेती में रासायनिक कीटनाशक दवा ने खेती का सत्यानाश कर रखा है। वह अभी भारत में हर साल 20,000 करोड़ के कीटनाशक आते हैं। दवाएं किसान उपयोग करता है, यानी किसान के घर में से बेशकीमती 20,000 करोड़ रुपए के कीटनाशक के रूप में चले जाते हैं। वह इसलिए किसान बदहाल हो जाता है। वह बहुत सारे किसानों ने आत्महत्या करनी पड़ी। रासायनिक दवाओं के कारण जमीन का नाश हो चुका है वह और सो अलग और उत्पादन भी कम हो चुका है। कीटनाशक दवाओं के पैदा होने से खाद्य पदार्थ खाने के तमाम व लोगों को कैंसर जैसी बीमारियां भी हो रही है। इसलिए दवाओं में और डॉक्टरों को काफ़ी पैसे खर्च हो जाते हैं। इस प्रकार दुष्चक्र में भारत के किसान और भारत की जनता फंस गई है। वह कृषि व्यवस्था के स्वदेशीकरण में इस जहर चक्र को तोड़ डालना चाहिए। वह यह कार्य सचमुच कठिन नहीं है, क्योंकि महंगे रासायनिक कीटनाशक दवाओं के बदले स्थानीय वनस्पति व घर से में कीटनाशक दवाएं बिल्कुल मुफ्त बना लें और सरल है। वह बहुत ही आसान है। हर किसान बहुत कम खर्चे के अंदर तैयार कर सकता है। वनस्पति से घर में बनने वाले कीटनाशक दवाएं किसान खुद बना सकता है। अब सबसे पहले कह रहा है कि उधर बात करते हैं, इस पैराग्राफ को छोड़ते हैं कि पहाड़ों में से मिलने वाले पत्थर व अन्य पदार्थों में से मिलने वाली प्राकृतिक मिट्टी जो कि खनिज तत्व है वह उनका उपयोग कृषि में होना चाहिए। वह खेती में काम की जरूरी साधनों उपकरण आदि बनाने के लिए लोहार बढ़ई वगैरह लोगों को प्रोत्साहन मिलना चाहिए। भारतीय कृषि परंपरागत व उपयोगों में से बीज का संरक्षण व पुनर्गठित होना चाहिए। बीज को पवित्र वस्तु मानते हुए भारतीय परंपरा में थी, यह खरीदी व बिक्री नहीं जाती थी। मित्र परिवार व सगे संबंधियों में लेन देन करके आवश्यकता की पूर्ति होती थी। अक्सर किसान अपना बीज स्वयं चुन चुन कर रखते थे। 1960 लिख रखे कि हरित क्रांति के दौरान जहां पहले भारत के 80,000 धान की, 4,000 गेहूं की और 1,000 आम की किस्में थी, वहां बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने तरजीह देने के कारण 1 दर्ज तक सिमट गई। इसलिए हमें अपने पारंपरिक बीजों की सुरक्षा का उत्पादन करना ही होगा। देसी बीज मिलने से 25 से 50 गांव के समूह में बीज का उत्पादन व वितरण की सुविधा करवानी चाहिए। खेती का पारंपरिक ज्ञान जो कि भारतीय किसानों को है उसका संकलन व प्रचार भारतीय भाषाओं में करवाना चाहिए। अब आता है कि भूमि को सशक्त कैसे बनाएं। अब देखो कुछ तरीके दिए हुए हैं, पता तो सारों को ही है। अब देखो संपूर्ण सात, ये देखो इसमें अपने बात कर लेते हैं। देखो भूमि के कटाव को रोकने के लिए उर्वरक शक्ति व खाद की रक्षा कर सकते हैं। जमीन में नमी बनाए रखने के लिए जीवाणुओं की सुरक्षा व उनसे बढ़ोतरी हो सकती है। फसल चक्र लगा सकते हैं। सम्मिश्र यानी इंटरक्रॉपिंग कर सकते हैं। एक साल गहरी जड़ वाली व दूसरे साल उतली, यानी एक बार गहरी जड़ एक बार उतली जड़, यानी कि चेंज करके हरी खाद बो सकते हैं। अपने बाड़े में मुलायम कचरा, मिट्टी व सप्ताह डालकर गोमूत्र का पूरा लाभ उठा सकते हैं। यानी गोमूत्र और गोबर वैसे डाल सकते हैं, लेकिन वैसा मत डालो, खराब हो जाता है। खेत में फसलें निकलने पर खाली जगह में हर सप्ताह अदल बदल कर पशुओं को रखना। खरपतवार आदि को कंपोस्ट खाद बनाना। खरपतवार है उनको काट करके कंपोस्ट बना दो। मूत्र में 10 गुना
पानी मिला करके उसका छिड़काव कर फसल कम से कम 3 बार करना, यानी एक फसल में 3 बार गौमूत्र का छिड़काव कर दो। वो पीजीआर का भी काम करेगी, बैक्टीरियल इन्फेक्शन का भी काम करेगी। उसको काटने छाछ दूध आदि से मिला करके फसल पर छिड़काव कर दो, छाछ और दूध को मिला करके कर दो। तुरंत फुरत खाद होदी में गौमूत्र गोबर गुड़ के पानी के 10 दिन में तैयार करना। ठीक है, ये भी खाद एक तरीके की जो बताया इसने। इसमें क्या हो सकता है, गौमूत्र गोबर और गुड़ तीनों को मिला करके 10 दिन में तैयार हो जाता है। आच्छादन यानी मल्चिंग कर सकते हैं, केंचुए की खाद यूज कर सकते हैं, गो सिंह खाद यूज कर सकते हैं, गो सिंह सिलिका खाद यूज कर सकते हैं, जीवाणु खाद यूज कर सकते हैं, अमृत पानी यूज कर सकते हैं, हड्डी का चूर्ण यूज कर सकते हैं, खली खाद, आदमी का मलमूत्र भी यूज हो सकता है, गोबर गैस प्लांट की स्लरी, गोबर गैस प्लांट की स्लरी 2 बार आ गया, समुद्र का फैन, नीलहरित शैवाल बीजीए यानी ब्लू ग्रीन एल्गी, तालाब की मिट्टी और अग्निहोत्र। भाई एक बार इसके बारे में जरूर सुनो, ये बड़ी ही बढ़िया चीज़ है। इसके बारे में मैं नाम भूल गया उनका, उनका नाम था, वो राजस्थान के थे, बेलजी। हाँ, एक बार यूट्यूब पे सर्च करना, उनका पूरा नाम याद नहीं, लेकिन आप बेलजी लिखोगे ना, अग्निहोत्र बेलजी, वो आपको पूरा डिटेल में समझा देंगे कि अग्निहोत्र काम कैसे करता है एक्चुअल में। और बहुत ही बढ़िया जस्टिफिकेशन के साथ, बहुत ही बढ़िया नॉलेज ले रखी है उन्होंने इस चीज़ के बारे में, मान लो पीएचडी कर रखी है एक किस्म से। तो उनके बारे में आप ज़रूर पढ़ें एक बार। वो भी इन्हीं की तरह है, बिल्कुल ऑर्गेनिक फार्मिंग पे ही चलते हैं पूरे के पूरे। तो इनके बारे में भी ज़रूर सुने आप एक बार, बहुत ही अच्छी बात है अगर सुनते हैं तो। आगे देखते हैं, संपूर्ण सात्विक खाद किसे कहते हैं। ठीक है, जिसके अंदर क्या हो, पान का पत्ता, घास फूस, कपास हो सकता है, अरहर ज्वार के डंठल हो सकते हैं, भूस गोबर हो सकता है, गौमूत्र हो सकता है, हड्डी हो सकती है, खली हो सकती है, सेंद्रिय वस्तुओं से बनाए जाने वाले सेंद्रिय खाद कहते हैं। खनिज पेट्रोल आदि से बनाए गए यूरिया, पोटास, फॉस्फेट आदि को रासायनिक खाद के नाम से जानते हैं अपने। सेंद्रिय खाद में फसलों के आवश्यक नाइट्रोजन, सल्फर, प्लास, इन 3 तत्वों के साथ 13 सूक्ष्म पोषक तत्व और होते हैं, यानी एनपीके के अलावा 13 और होते हैं। जबकि केमिकल के अंदर एक ही होता है, 1 एंड ओनली होता है, या फिर मैक्सिमम 2 हो सकते हैं, डाई वाले हो सकते हैं। हमारा मंत्र क्या था, हमारा मंत्र था घर घर में रोटी, खेत खेत पर खाद। घर घर में रोटी, खेत खेत में खाद। खाद बनाते समय ध्यान रखें, ये तो बताऊंगे आपको। खाद बनाने की विधियां नाडेप काका ने खाद बनाई थी, वो वाली 20 फीट लंबी चौड़ी नाडेपी विधि है। इसमें क्या होता है, जमीन के ऊपर आयताकार 12 फीट लंबी, 5 फीट चौड़ी और 3 फीट ऊंची एक क्यारी बना लेते हैं, जिसमें कि होद बना लेते हैं। वह कचरा अधिक मात्रा में उपलब्ध हो तो होद की लंबाई बढ़ा सकते हैं आवश्यकता अनुसार। होद का तल फर्श ईंटों से बना के पक्का। होद में बांधते समय की 4 दीवारों में छेद रखें। ये देखो डायग्राम दिया हुआ ऐसे। इसमें क्या है, 90 किलो गोबर, 1600 किलो महीन मिट्टी जिसमें पत्थर, कांच, प्लास्टिक न हो, और मौसम के अनुसार 1500 से 2000 लीटर पानी। इन तीनों चीज़ों को इकट्ठा करके होद में भर दें और 48 घंटे के भीतर यह काम पूरा करें। भराई की पद्धति, भरें कैसे। होदी की भराई शुरू करते समय प्रथम नीचे की जमीन पर और होद के अंदर की दीवारों के पानी और गोबर का घोल पहले लगा दें। इसके बाद 6 इंच इतनी ऊंचाई आने पर कचरा सूखा हो तो उस पर पूरा भिगोकर होद में समतल बिछा दें, यानी पहली लेयर किसकी बिछा दें, कचरे की। उसके बाद में बिछा देने पर 5 किलो गोबर 5 किलो पानी मिला करके घोलें और कचरे पर छिड़क दें। बाद में उन पर ढक जाए तो इतनी मिट्टी समतल बिछा दें और इस प्रथम परत जैसी ही क्रिया होदी पर भरने
तक परत बनाते हैं। ऐसे ही कचरा रखा सूखा, फिर पानी मिला करके उसमें छिड़क दिया, फिर कचरा, फिर पानी मिला करके ऐसे पूरा भरते हैं वो। 10 परत के बाद हौद भर जाएगी। जब हौद के ऊपर भी 1.5 फुट तक इसी क्रम में भराई करें और ऊपर की भराई करते समय ऊपर के हिस्से को झोंपड़ी नुमा बना दें। सावधानी क्या है, नाडेप कंपोस्ट पकने होने में पहली भराई की तारीख 90 दिन से 120 दिन लगते हैं, यानी कि 3 महीने से 4 महीने लग जाते हैं इसको, तो बहुत लेट होती है, वैसे थोड़ी होता है। इससे अच्छा तो वर्मी कंपोस्ट बना लो। आगे देखते हैं, सीमेंट की हौद विकल्प बना सकते हैं, पक्का, अर्ध बायोडंक, बाड़ा पद्धति, यानी अपने जैसे खेतों में डाल देते हैं, अपना मटके में तुरंत फुर्त खाद, हरियाली खाद, अमृत पानी क्या था, ये चीज़ देखते हैं। कोई ये तो बढ़िया सी चीज़ लग रही है, कुछ अलग सी, जिसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा ना हो। 1 एकड़ में जमीन की खाद की पूर्ति करने के लिए 10 किलो देसी गाय का गोबर, 10 किलो गोबर, आधा किलो शहद, ठीक है, क्या कह रहा है, 10 किलो गोबर, आधा किलो शहद, 10 किलो गोबर, आधा किलो शहद, साथ में खूब मिलने के बाद उसमें दही से निकाला पाव किलो देसी गाय का घी मिला करके खूब मिलाएं। यानी गोबर हो गया, शहद हो गया और घी हो गया, इन तीनों का मिश्रण 200 से 300 लीटर पानी में घोल दें। आया समझ में कुछ? अब बुआई के ठीक पहले गीली जमीन पर इस मिश्रण का छिड़काव कर दें। भाई है तो महंगाई, लेकिन क्या कहें भाई, राजीव दीक्षित जी ने कहा है कि आजकल लोगों के पास खाने का घी नहीं है, खेत में तो कहाँ डालेंगे भाई। छिड़काव करें। 1 एकड़ में जमीन कमज़ोर हो तो फिर भी 1 माह बाद फसल की 2 कतारों के बीच गीली जमीन पर इस घोल का छिड़काव करें। पानी चला दें अथवा पानी देते समय इस घोल को पूरे एकड़ फैला दें व इस हिसाब से धीरे धीरे पानी की धारा में छोड़ दें। हर फसल में, हर प्रकार के ज़मीन में ये फ़ायदेमंद साबित हुआ है। किसान अप्लाई नहीं कर सकता भाई इसको। केंचुए की खाद तो पता है सारों को, वर्मी कंपोस्ट। केंचुए का पालन रख रखाव। अब देखते हैं छाछ, गुड़, दूध, इससे कैसे खाद बनाते हैं। पानी में मिलाकर अलग से छाछ, दूध और गुड़ का छिड़काव करने से फसल का लाभ होता है, वह ऐसा किसान का अनुभव है। इन तीनों चीज़ों को अलग अलग छिड़कने से लवण, सूक्ष्म जीव, द्रव्य प्राप्त होते हैं। तीनों को एक साथ ही मिला करके छिड़कने चाहिए, अलग अलग नहीं। फिर गौमूत्र का छिड़काव करने से क्या होता है, गौमूत्र दवा दोनों में काम आता है, गवा और खाद दोनों में काम आता है। गौमूत्र 3 बार फसल के जीवन चक्र में छिड़काव करने से सूक्ष्म जीवों की पूर्ति हो जाती है, सूक्ष्म द्रवों की पूर्ति हो जाती है, खाद और सूक्ष्म द्रवों दोनों की। फसल की प्रथमावस्था में 5% गौमूत्र पानी में मिलाकर और बाद में 10% बढ़ोतरी और फिर 10% फूलने वाली, यानी कि सीधे 5% का मतलब क्या है, 5% का मतलब है 100 किलो में 5 किलो गौमूत्र, 10% का मतलब है 100 किलो में 10 किलो। गौमूत्र में होता क्या है भाई, नाइट्रोजन भी होता है, सल्फर भी होता है, अमोनिया भी होता है, अमोनियम गैस भी होती है, कॉपर, पोटेशियम, मैग्नीज, यूरिया, साल्ट, आरोग्य कारक अम्ल होते हैं, कैल्शियम होता है, वाटर होता है, आयरन होता है, यूरिक एसिड होता है, फॉस्फेट होता है, सोडियम होता है, कार्बोनिक एसिड होता है, विटामिन ए, बी, सी, डी, ई होता है, अन्य मिनरल्स होते हैं। दूध देती गाय के मूत्र में लैक्टोज भी होता है, एंजाइम्स होते हैं, ह्यूमरिक एसिड होता है, ह्यूमिक एसिड होता है और स्वर्ण क्षार होते हैं, गोल्डन बेस होते हैं। गौमूत्र के आसव, अर्क, बटी बना करके कई मानव रोगों का इलाज होता है। गोबर गैस प्लांट, ये तो आपको बायोगैस प्लांट वाला पता ही होगा। राख खली, राख छिड़क दो। हली खली, अखाद्य खली जैसे निमोली, करंज, अरंड, महुआ को फसल उत्तम खाद बना सकते हैं उनसे। समुद्र का फैन, ये क्या है, फैन नहीं, वो फर्न होना चाहिए था।
नील नदी नालों में समुद्र वनस्पतिक काम की नहीं है भैया अपने, ये समुद्र वालों की जगह है। लेकिन गौशाला के पंचगव्यों के उत्पादों का प्रयोग, अब पढ़ते हैं, कोई बढ़िया सी चीज़ आई है, लेकिन इसको पढ़ेंगे, अभी टाइम हो रहा है तो इसको पढ़ेंगे कल। आप लोग जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें किसानों के साथ, हमको भी बताएं कि हम कहाँ गलती कर रहे हैं, कहाँ गलतियाँ नहीं कर रहे। तो आप लोगों को कैसी लगी ये वीडियो, इसके अंदर कमेंट करके ज़रूर बताएं और सब्सक्राइब ज़रूर करें। ये अपने करेंगे कल नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर कर लेंगे इसको। धन्यवाद, आज आपसे विदा लेते हैं। पंचगव्य और उत्पादों का प्रयोग ये हम कल पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। कि देखो इसके अंदर क्या दिया हुआ है, शारीरिक संरचना कैसी होती है गाय की, क्या क्या काम के होते हैं, गाय की मुख्य नस्ल कौन कौन सी होती है, धार्मिक महत्व क्या है इसका, और क्यों है, एक्चुअल में रीज़न दिया हुआ है कि हम इसको ऐसा क्यों मानते हैं, निष्कर्ष क्या है फाइनल। जैविक कीटनाशक के बारे में बात करेंगे, किसान खुद घर पे बना सकता है ऐसे कीटनाशक, हमें केमिकल्स की जरूरत नहीं, हमें दुकान पे जाके खरीदने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो चीज़ें हमारे गांव में मिल जाती है, गांव घर में मिल जाती है चीज़ें। तो एक्चुअल में जो क्लास हम जो चाहते थे, जो चीज़ें वो अब स्टार्ट होने जा रही है। वो तो हमने इंट्रो पढ़ा, अभी हम इंट्रो भी नहीं पढ़ा, हमने आधा तो छोड़ दिया, क्योंकि हमें पता है वो चीज़ें, बेसिक चीज़ें, लेकिन हमें गलतियों के बारे में नहीं पता था उसका। गलतियाँ इसलिए हमने पढ़ी कि हम गलती कहाँ करते हैं, हमने गलती वो सारी की जो कि पुराने टाइम में होती थी, वो हमने सारी की सारी छोड़ दी भाई। तो इसी के साथ मैं विदा लेना चाहता हूँ। धन्यवाद आप सभी का।